आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इस चैनल पर करंट अफेयर्स और जीएस की तैयारी कराई जाती है हर परीक्षा के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मई मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वही एमसीक्यू शामिल किए गए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अभी हाल ही में काले चावल यानी ब्लैक राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ब्लैक राइस है किस प्रांत का चावल है, यानी कि हाल ही में ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है, जोग्राफिकल इंटीग्रेशन। तो अ, ये चावल जो है आपको बताना है ये किस प्रांत का है। तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन सी मिजोरम। तो राइट आंसर है इसका, ये ब्लैक राइस हैं ये मणिपुर के हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर के ये। और इसमें एक खासियत है, ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। पकने में टाइम लेने का कारण इसका ये है कि उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए पकने में बहुत टाइम लेता है। ये भी यहाँ से सवाल बन सकता है कि ये पकने में बहुत कम टाइम लेता है या ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है पकने में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इको सेंस किट का निर्माण किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी द्वारा। यह किट किससे संबंधित है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने इको सेंस नामक एक किट का निर्माण किया है। तो ये किसकी जांच से संबंधित है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए एड्स की जांच से, ऑप्शन बी कोरोना की जांच से, ऑप्शन बी सी टीबी की जांच से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये कोरोना की जांच से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का गठन कब हुआ था। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का गठन कब हुआ था वो आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 1974 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का गठन हुआ था। तो आईईए है ये संस्था, और ये ओईसीडी के तहत इसका गठन हुआ था। तब ऑयल क्राइसिस हुआ था उस टाइम में, तो उसके बाद इसका गठन किया गया था। और इसमें जो लेटेस्ट मेंबर जो जुड़ा है वो है मैक्सिको। तो ये भी आपको यहाँ पे याद कर रख लेना है। और इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर नहीं है, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। तो ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। हेड क्वार्टर इसका पेरिस में है और इसमें 30 सदस्य हैं कुल। तो ये आपको याद रखना है, यानी गठन हुआ 1974 में और हेड क्वार्टर इसका पेरिस में है, 30 सदस्य इसमें है, और इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, यानी फुल सदस्य नहीं है, एसोसिएट मेंबर है। और इसमें अंतिम जो सदस्य शामिल हुआ है वो है मैक्सिको। ये वही थोड़ी सी जानकारी है। अगला अगला प्रश्न है, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये आपको बताना है, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन बी दिबांग, ऑप्शन डी कामेंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दिबंग नदी पर बनाया जा रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 से बचने के लिए यूवी ब्लास्टर का निर्माण किसने किया है। तो ये किसी भी चीज़ को सैनिटाइज करने के लिए इसका प्रयोग किया बना, जो बस वगैरह हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए इसका प्रयोग किया है। तो ये बताना है कि आप किसने बनाया था। तो ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोविड-19 से बचने के लिए यूवी ब्लास्टर का निर्माण अभी डीआरडीओ ने किया है, लेकिन यहाँ याद रखना है कि इसका प्रयोग ह्यूमंस पे नहीं किया जा सकता है, और इसमें यूवी सी का प्रयोग किया जाएगा, यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें सी होती हैं उनका इसमें प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले भी इन सब का प्रयोग सार्स के समय हुआ था, जब सार्स का ज़्यादा फैलाव हुआ था तभी भी इन सब चीज़ों का यूज़ हुआ था, और कोविड-19 के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा। तो राइट आंसर है डीआरडीओ। अगला प्रश्न है, इको सेंसिटिव जोन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ कितने किलोमीटर तक क्षेत्र में फैली होती है। यानी जो एक इको सेंसिटिव जोन बनाई जाती है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ, तो ये पूछ रहा है कि वो कितने किलोमीटर के एरिया में फैली होती है। तो
देखो, नेशनल पार्क में एक कोर एरिया होता है, फिर एक होता है बफर, फिर होती है इको सेंसिटिव। तो उसके बारे में पूछ रहा है ये, तो कितने में होती है वो आपको यहाँ बताना है। तो ऑप्शन ए 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 20 किलोमीटर, ऑप्शन डी सी 28 किलोमीटर, ऑप्शन डी 30 किलोमीटर। तो राइट आंसर है इसका 10 किलोमीटर एरिया में इको सेंसिटिव जोन होती है। और ईसीए किसके तहत बनाई जाती है, तो 1986 का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत ये इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। जो हाल ही में जारी हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा जारी की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो पूछा ही जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है वो WHO के द्वारा जारी की जाती है। WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, उसके द्वारा ये जारी की जाती है। तो अगर WHA आए यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो वो भी सही होगा, और WHO हो अकेला तो वो भी सही होगा, क्योंकि WHO की ही एक संस्था है WHA, तो उसके द्वारा ये जारी की जाती है। बेसिकली इसमें 6 लक्ष्य इसने निर्धारित किए थे जिनको 2026 तक प्राप्त करना था। तो उसी के बारे में ये रिपोर्ट है कि कौन सा देश किस कंडीशन में पहुंचा है, कहाँ तक उसको प्राप्त कर रहा है। लेकिन भारत इनको प्राप्त नहीं कर पाएगा 2025 तक। इन 6 में से 4 लक्ष्य को तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी WHO। अगला है, सोराई खोवर पेंटिंग किस राज्य से है जिसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये एक मुराल आर्ट है, तो सोराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है, तो ये किस स्टेट की है वो आपको बताना है। मुराल आर्ट उसको बोलते हैं जिसका पेंट दीवार पे की जाती है। तो ऑप्शन ए है इसका राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो झारखंड की है सोराई खोवर पेंटिंग, एक मुराल आर्ट है, ये याद रखना है आपको। झारखंड की सोराई खोवर पेंटिंग है, इसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, चैंपियंस पोर्टल किससे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन बी MSME, ऑप्शन सी कोर इंडस्ट्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चैंपियंस पोर्टल है ये MSME से संबंधित है। इसमें MSME की क्या स्थिति है, उससे संबंधित कोई भी समस्या है वो इस पर डाली जाएंगी, और CP ग्राम से इसको जोड़ा जाएगा। यानी एक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक अलग से साइट है CP ग्राम्स, उसके साथ इसको ऐड किया जाएगा। तो ये MSME सेक्टर से संबंधित है। और CP ग्राम्स सारी शिकायतों के निवारण के लिए एक पोर्टल है, उसी के साथ इसको भी जोड़ दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है MSME। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्योग की निवेश और टर्नओवर की सीमा कितनी रखी गई है। तो ऑप्शन ए 1 करोड़ से कम का निवेश और 2 करोड़ टर्नओवर हो तो वो आएगा सूक्ष्म यानी माइक्रो में। तो परिभाषा इसमें पूछ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन है 1 करोड़ निवेश और 5 करोड़ टर्नओवर। तीसरा ऑप्शन इसमें है ऑप्शन सी 2 करोड़ टर्नओवर 5 करोड़ निवेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका 1 करोड़ से कम का निवेश हो और 2 करोड़ का उसका टर्नओवर हो। 1 करोड़ से कम का निवेश हो और 2 करोड़ तक टर्नओवर हो, उसको सूक्ष्म इंडस्ट्री के रूप में जाना जाएगा। सॉरी, इसमें 1 करोड़ तक का निवेश हो, यहाँ पे ये थोड़ा गलती हो गया है, ये सही कर ले। 1 करोड़ तक का निवेश और 5 करोड़ तक का टर्नओवर हो तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म उद्योग। और यही जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसके लिए 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का निवेश हो और टर्नओवर 50 करोड़ तक हो तो वो हो जाएगा लघु। और 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर, सॉरी 10 करोड़ से ज़्यादा निवेश हो और 20 करोड़ से कम यानी 10 से 20 करोड़ के बीच में निवेश हो और 50 करोड़ से ज़्यादा और 100 करोड़ से कम का टर्नओवर हो तो उसे मीडियम यानी मझोले इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। ये इस परिभाषा में अभी चेंज किया गया है, और जो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए अब एक ही परिभाषा होगी। यही जो 3 क्राइटेरिया हैं पहले दोनों के लिए अलग अलग थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, आपको याद कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया को हाल ही में इसका चेयरमैन बनाया गया था, तो यहाँ से सवाल बनने की बहुत संभावना है। तो ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 37। तो बेसिकली WHO में दो संस्थाएं होती हैं, एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, दूसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका चेयरमैन इंडिया को हाल ही में बनाया गया था। इसमें 34 सदस्य होते हैं और ये इन सदस्यों का जो चयन है 34 में, इनका 3 साल के लिए चयन होता है और बैठक होती है इसकी साल में 2 बार। एक होती है जनवरी में और दूसरी होती है मई में, जो अभी हाल ही में हुई थी मई में, इंडिया का इसका चेयरमैन बनाया गया था। तो याद रखना है, WHO में दो संस्थाएं हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू एच ओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? जो मैंने अभी आपको बताया, 3 वर्ष के लिए इन सदस्यों को चुना जाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, असेंशियल कमोडिटी एक्ट कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसको समाप्त कर दिया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 महत्वपूर्ण रिफॉर्म किए गए हैं, उसमें एक APMC और असेंशियल कमोडिटी एक्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो असेंशियल कमोडिटी एक्ट और APMC को समाप्त किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो असेंशियल कमोडिटी एक्ट पूछा जा सकता है, तो ये कब आया था आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 1952 और ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1955। तो राइट आंसर है इसका 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था। इसमें ड्रग्स, फर्टिलाइजर, पल्सेस एंड एडिबल ऑयल्स होते हैं या कोई पेट्रोलियम एंड अदर्स जो प्रोडक्ट हैं इम्पोर्टेंट, उनको इसमें शामिल किया जाता था। अभी ये समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी राज्य सरकारें, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी RBI। तो गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो RBI की है। तो ये RBI ने शुरू की थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उसका मैच्योर पीरियड क्या है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आप सही कर ले। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है वो जो RBI ने शुरू की थी, उसका मैच्योर पीरियड कितना है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 6 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन सी 8 साल, ऑप्शन डी 9 साल। वैसे देखो इसका मैच्योर पीरियड है वो 8 साल है, फिक्स टेन्योर इसका 8 साल ही माना जाता है। लेकिन 5 साल का होने पर भी इसको बेचा जा सकता है, लेकिन कुछ उसके लिए अलग शर्तें हैं, वो आपको यहाँ जानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैच्योर पीरियड 8 साल है, अगर 5 साल पर भी बेचा जा सकता है अगर आवश्यकता है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बेतला नेशनल पार्क किस प्रदेश में स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क पूछ लिए जाते हैं अक्सर, कभी चर्चा में रहते हैं। तो बेतला नेशनल पार्क है ये किस स्टेट में है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बेतला नेशनल पार्क है वो झारखंड में स्थित है और इससे बहती है कोयल नदी, नॉर्थ कोयल नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नदी। नदियाँ अक्सर मिलाने को पूछ ली जाती हैं, किस नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है। तो आपको याद रखना है, बेतला नेशनल पार्क से नॉर्थ कोयल नदी बहती है जो इस पार्क के उत्तर में बहती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में आपको बताना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन बी नरसिम्हदेव फर्स्ट, ऑप्शन सी जगबंधु, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। देखो ये जो पहले वाले दो ऑप्शन है सबको इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट और नरसिम्हदेव फर्स्ट, तो इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन को इसमें लिया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरसिम्हदेव फर्स्ट ने ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ये गंग वंश का शासक था नरसिम्हदेव फर्स्ट। मैं मध्यकालीन भारत भी अलग वीडियो में कवर कर रही हूँ, तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं एक एक वंश से मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है वही सब अपलोड कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जाके देख लें। हर एग्ज़ाम में वहाँ से सवाल आते हैं, जो मैंने बनाए वहीं से सवाल आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हदेव फर्स्ट। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हदेव फर्स्ट ने बनवाया था। पहले कोणार्क से संबंधित जो प्रश्न है उनको कर लेते हैं, फिर थोड़ा बेसिक मैं आपको बताऊंगी। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था?
तो ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1984। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1984 में। विश्व धरोहर कब घोषित किया, यानी 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1984। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के गोल्डन गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। पहला कथन तो ये है। दूसरा कथन है, जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर के मंदिर भी गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा हैं। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी दो सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों ही गलत हैं। तो ये दोनों ही एकदम सही हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। और दूसरा कथन जो है, जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर के मंदिर भी गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा हैं। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं। देखिए, उड़ीसा में ट्रायंगल जो गोल्डन ट्रायंगल माना जाता है उसमें जगन्नाथ का मंदिर और भुवनेश्वर के मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, इन तीन जगह के टेम्पल को मिला के गोल्डन ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो 10 मेगावाट का होगा। और ये योजना है 100% सेंटर सेक्टर स्कीम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये मंदिर चर्चा में था। तो दोनों ही कथन इसके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एपीएमसी एक्ट कब आया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अभी हाल ही में इसमें चेंज किया गया है। निर्मला सीतारमण ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ घोषणाएं की थी अभी हाल ही में, तो उसमें इस चीज़ को एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने की बात कही गई है। तो ये कब आया था पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। तो एपीएमसी एक्ट है वो 2003 में आया था। अगला प्रश्न, किस देश ने अपने आप को ओपन स्काई ट्रीटी से खुद को बाहर कर दिया है। वैसे तो आप जान ही गएंगे, क्योंकि एक ही देश ने ये सब एकदम रट लगा रखी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन से हमको बाहर जाना है। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने खुद को इससे हाल ही में अलग कर लिया है। तो ये ट्रीटी चर्चा में है। तो अभी इससे ये भी सवाल बन सकता है कि ओपन स्काई ट्रीटी कब से लागू हुई थी। तो ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। तो ओपन स्काई ट्रीटी है ये 2002 से शुरू हुई थी, यानी 2002 से लागू हुई थी। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से ये तूफान की वजह से बहुत चर्चा में रहा है ये गार्डन। तो बताना है कहाँ पे था। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी रांची। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन है ये कलकत्ता में है। यहाँ पे अम्फान तूफान की वजह से बहुत सारे पुराने पेड़ों को नुकसान हुआ है जो अंग्रेज़ों के ज़माने के थे। और ये जो पार्क है ये बना था 1786 में। सोचो, तब से यहाँ पेड़ लगे हुए थे, उससे पुराने भी पेड़ लगे हुए थे कुछ बरगद के, उनको बहुत नुकसान हुआ है, टूटे हैं। तो चर्चा में है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, सांस अभियान किससे संबंधित है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी कालाजार, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी निमोनिया। तो कभी कभी एक्रोनीम्स होते हैं, उससे पता चल जाता है किससे संबंधित है। तो ये सांस अभियान है ये निमोनिया से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें यह है कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है निमोनिया की वजह से उसको कम करना है। तो ये उसी के लिए है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, रूबिन पास हाल ही में चर्चा में था, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो रूबिन पास आपको बताना है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो रूबिन पास है ये उत्तराखंड में, ये लिप लेक पास और ब्यास वैली जो है उत्तराखंड में, उसके बीच लिंक का काम करता है। तो रूबिन पास उत्तराखंड में है, पूछा जा सकता है। लिप लेक सबको पता है और रूबिन पास किसी को नहीं पता है अभी। अगला प्रश्न है, कटकरी यानी काटकारी या कटकरी ट्राइब है, ये हाल ही में चर्चा में थी, तो ये किस प्रदेश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी यूपी। तो ये कटकरी या काटकारी जो ट्राइब है ये गुजरात से संबंधित है और ये महाराष्ट्र में भी मिलती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये पीवीटीजी का भी भाग है। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं पीवीटीजी, इसकी संख्या जो 75 है उसमें ये ट्राइब्स भी शामिल है।
अगला प्रश्न देखते हैं। काला पानी विवाद जो भारत और नेपाल के मध्य है, यह काला पानी उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऐसे ही सब सबको पता रहता है, ये सारी चीज़ें चर्चा में होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं वो हम ध्यान नहीं देते हैं, वहीं से हमारे सवाल गलत हो जाते हैं। तो ये भी हमको जानना ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका पिथौरागढ़। ये काला पानी वाला विवाद है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का पीस कीपिंग अवार्ड हाल ही में किस भारतीय महिला सैनिक को प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन ए सुमन भगवानी, ऑप्शन बी रेणुलता, ऑप्शन सी अरुणा चौधरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका सुमन भगवानी। इनको अभी संयुक्त राष्ट्र का पीस कीपिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये साउथ सूडान में इनके पीस कीपिंग यूएन के पीस कीपिंग मिशन जो साउथ सूडान में चल रहा था उसकी ये पार्ट थी, तो इसकी वजह से इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा का विषय बना D10 ग्रुप, इसमें G7 देशों के साथ और कौन से देश सम्मिलित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो G7 में तो पता ही है सबको, G7 देश हैं उनको आप जानते ही होंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। उसके साथ 3 सदस्य और इसमें शामिल किए गए हैं, तो उसके अनुसार G7+3 बना के बराबर हो जाएगा D10 ग्रुप। तो जो 3 देश हैं वो कौन से हैं आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत, ऑप्शन बी चाइना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑप्शन सी भारत, नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी चाइना, भारत और साउथ कोरिया। तो देखो चाइना हो नहीं सकता है क्योंकि G7 में अमेरिका है और अमेरिका चाइना की बिल्कुल बन नहीं रही है, तो D10 में चाइना कैसे शामिल हो ही नहीं सकता है। तो चाइना इसमें निकाल दो, तो बी और डी आपका ऐसे ही निकल गया। नॉर्थ कोरिया और चाइना हमेशा साथ रहते हैं, तो वो भी D10 में नहीं आएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत। अगला प्रश्न है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? ये भी चर्चा में रहा है बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन डी सी दिल्ली, ऑप्शन डी जोधपुर। तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये जोधपुर में है। ये अंग्रेज़ों के समय का है। अंग्रेज़ों ने पहले कराची में स्थापित किया था, लेकिन जब विभाजन के बाद में हमारे देश में जोधपुर में स्थापित किया गया इसको। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये मई महीने के महत्वपूर्ण सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो मैंने इसमें लिए हैं, और ये सारे ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन सबको आप याद कर लें। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।